13 मार्च से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। लोकसभा स्पीकर बार बार संसद को स्थगित कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जब अगली बैठक होगी तो सांसद अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे ताकि बजट पर चर्चा हो सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, उनके माइक बंद कर दिए जा रहे हैं। तो वहीं सत्ता पक्ष के लोग विदेश में राहुल गांधी ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी उस मुद्दे पर उनसे माफ़ी मांगने के लिए लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। कैसे बजट सत्र आगे बढ़ेगा और जो मुद्दे दोनों तरफ से उठाए जाए उनका समाधान क्या है, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवोदय टाइम्स के संपादक अंकुश श्रीवास्तव जी हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, काफ़ी उम्मीद थी क्योंकि चूँकि बजट सेशन भी है ये, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई देखी जा रही है, राहुल गांधी ब्रिटेन में कुछ बोल के आए, उसका असर अभी तक दिख रहा है। कांग्रेस कह रही है कि अडानी के मुद्दे पर सरकार जेसीपी की जो मांग है वो नहीं मान रही है। ईडी दफ्तर तक मार्च करते हैं लेकिन उनको वहीं रोक लिया जाता है। देखिए, बहुत सारा घालमेल है इस पूरी बातचीत में आपकी, और जो पूरा राजनीतिक प्रक्रिया चल रही है वो पूरी एक घालमेल भरी है। 3-4 सवाल हैं, 3-4 तरीके से उसको हैं। पहला सवाल है, सब अगर आप क्रमवार समझने की कोशिश करेंगे तो वो इस तरीके से है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, अडानी का नाम, राहुल और कांग्रेस का हमला, जेपीसी की मांग, सरकार अनसुनी करनी, किसी सरकार की तरफ से इसका कोई पहले भी जवाब नहीं दिया गया जब बजट सत्र की शुरुआत हुई थी, और बाद में भी अभी तक कुछ सुनवाई नहीं की गई है उसको। राहुल ने जिस तरीके से लंदन में, ब्रिटेन में सब शब्दों का इस्तेमाल किया और जो कहा, वो उस पर भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति। जितनी तेज़ी से राहुल ने अपनी बात वहाँ नहीं कही, उससे ज़्यादा उनकी बात को उभारा गया और कहा गया कि ये देश की अवमानना है, सदन की अवमानना है। और धीरे धीरे दिमाग में, जबकि मूल रूप से राहुल गए ये थे कि राहुल के पीछे रणनीति उन्होंने ये की थी कि साहब हम वहाँ जब ये बात उठाएंगे हिंडनबर्ग, अडानी और वगैरह वगैरह की, तो उनको वाहवाही मिलेगी। लेकिन काउंटर हमेशा की तरीके से उनको इतने ज़बरदस्त मिले कि उनकी बात थम गई। लेकिन ये धीरे धीरे जनता में एक छवि बनने लगी कि साहब वो उन्होंने जो बातें विदेश में की हैं वो नहीं की जानी चाहिए, और इसके समर्थन में और बाकी कोई तर्क आया। फिर उसके बाद में ईडी के छापे, ईडी की कार्रवाई, उस पे काउंटर इनका विपक्ष का करना, कोशिश करना, थोड़ी बात उठाना, फिर पैदल मार्च करना, वहाँ जाने देना, नहीं बीच में ही ख़त्म होना, क्योंकि पहले से परमिशन नहीं होती। ऐसा थोड़ी कि एक आम आदमी मतलब पुलिस आयुक्त से जो कमिश्नर है उससे परमिशन लेगा और दूसरे लोग नहीं लेंगे, इनको भी लेनी होती है। तो वो आपने उस तरह से किया तो उसको रोक दिया गया, क्योंकि आप नेता अपने आप को सदन से आम आदमी से ऊपर रखता आया है, तो उसने सोचा हो जाए। खैर वो नहीं हुआ। सरकार हमेशा अपने पक्ष में कानूनों का सहारा लेती है, विपक्ष सोचता है कि हम भी उसी उसी सत्ता के अधिकार क्षेत्र में हैं जो सरकार करती है। तो होता नहीं है, जो भी सरकार में होता है वो हमेशा अपना हाथ ऊपर रखना होता है। अंतिम बात यह है कि जो बजट सत्र चल रहा है, तो अगर इसी तरीके से कार्रवाई मतलब विघ्न डाला जाता रहा तो ये बजट सत्र है तो कैसे पास होगा। 31 मार्च के पहले ये सब किया जाना है। फिनांस वित्त बिल जो हैं उनको पास किया जाना है। लोकसभा में बहुत आसानी से पास हो जाएगा, सब लोग जानते हैं। राज्यसभा में जब भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक दलों का समर्थन नहीं था, तब ऐसे बहुत सारे बिल पास हो गए। तो ये तो बहुत आसान सा काम है। अब लगभग आसपास उस पे पहुंच रहे हैं 245। मतलब आंकड़े सरकार के पक्ष में नहीं होने के बाद भी वो पहुंचा लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे पक्ष में किए जाते हैं राज्यसभा में। और नहीं तो फिर ये होता है कि दोबारा फिर
लोकसभा में भेजा जाएगा, फिर संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, वहाँ हो जाता है। तो इसलिए कोई उनको संकट नहीं है, वो तो बिल पास हो ही जाएगा। और वो बिल पास होने पे अब एक और पॉलिटिकल खेल है, वो रणनीति ये है, सदन को ये लगता है या भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार को लगता है कि अब राहुल को अवमानना की नोटिस दी जाए। अब वो अवमानना की नोटिस में आने वाले हैं, और अवमानना का सीधा सीधा मानना है कि सदन की अवमानना कोई भी सदस्य की नोटिस कोई भी सदस्य दे सकता है और उसको फिर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। राहुल उससे इनकार करते रहे हैं। अब अगर नोटिस हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? तो नोटिस होने के बाद वो अगर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष को लगा कि ये अवमानना का मामला है और नोटिस हो गई है, तो प्रिविलेज मोशन हो जाएगा। प्रिविलेज मोशन होगा तो फिर उसकी एक कमेटी होती है प्रिविलेज मोशन की। तो प्रिविलेज मोशन की जो कमेटी होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? सत्ता पक्ष का होता है। वो उनकी जो बातें उन्होंने लंदन में कही हैं उसको रिकॉर्ड सुनाया जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा क्या पक्षी तो देखे जाएंगे ना कि उन्होंने क्या कहा था और क्या कैसे कहा था, तो वो उसके उनके खिलाफ होंगी। और फिर अगर जल्दी उन्हें अवमानना के का दोषी पाया जाता है तो उनको दोषी भी करार कर दिया जाएगा। मेंबरशिप भी जा सकती है? मेंबरशिप नहीं, पहले सस्पेंशन होगा, तो सस्पेंशन करने की तैयार। तो कुल मिला के ये खेल यहीं तक नहीं है। जैसे कि अडानी वाले मामले को लेकर के विपक्ष बहुत अपना आगे तक जा कर के उसको लगता था कि ये मामला लोकसभा चुनाव तक हम उसमें पहले दांव में घेर लेंगे, और विपक्ष पक्ष के कई नेता जिनसे मेरी बातचीत होती रही तो उनको ये लगता था कि बस अब नहीं तो कभी नहीं, मोदी सरकार को घेरने का इससे बढ़िया मौका अभी तक नहीं आया। तो एक बहुत ही वरिष्ठ नेता और जो पूर्व में सरकार में भारतीय जनता पार्टी के साथ भी थे, उसके मंत्री भी रह चुके थे, उनका यही मानना था अब नहीं तो कभी नहीं। तो वो उस रणनीति पे चल रहे थे। सरकार के पास दिमाग की भी कमी नहीं होती। और मैं अक्सर कहता रहता हूँ, ये जो शतरंज का खेल हो रहा है ना, अब वो सीधा सीधा नहीं है। वो 3-4 घर 5 घर बाद का सोचा जाता है कि अगर ये करेंगे तो ये हम करेंगे, ये करेंगे तो फिर हम ये करेंगे, ये करेंगे तो फिर हम ये करेंगे। तो वो खेल चल रहा है। और अब फिर कुल मिला करके आखिरी इसकी परिणति कहाँ होगी आप लिख के रख लो। अगर ये ना हो तो जो कहिएगा वो मैं मान जाऊँगा। वो ये होगी 24 के पहले 3-4 महीने तक मामला ये होगा कि कुल मिला करके बीजेपी इस पे सफल होना चाहेगी कि चेहरों की लड़ाई में ये मामला मोदी वर्सेस राहुल हो जाए। और मोदी वर्सेस राहुल होगा तो ये भी सबको पता है कि जीतेगा कौन। और राहुल को एक चेहरे में सीमित करने की कोशिश की जाएगी। मोदी जी को अपने तरीके से, जो प्रधानमंत्री हैं तो उनको अपने तरीके से रखने की और उनकी भव्य और बड़ी तस्वीर सामने आएगी। तो ये एक अलग प्रक्रिया है और पूरा खेल वही हो रहा है। आपने जो पूरा प्रोसेस बताया संसद का राहुल गांधी के खिलाफ क्या क्या हो सकता है आगे चल के, राहुल गांधी ने विदेश में ये कहा था कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, तो क्या इससे इनकी बात और मजबूत होगी? वो ये कहते हैं कि हमारे माइक तक बंद कर दिए जाते हैं, विपक्ष की आवाज़ दबाई जाती है, भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। देखो, लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास होना है ये कहना तो बहुत आसान काम है, और ये एक परसेप्शनल बात हो सकती है। हमने तो उतनी ऊंचाई लोकतांत्रिक मूल्यों के ह्रास की देखी है जो हम आपातकाल में देख चुके हैं। जेलों में नेता ठूस दिए गए, अभी बता दीजिए कौन है सब ठूसा गया है, और जो ठूसे गए हैं वो किस अपराध में ठूसे गए वो दूसरा मामला है। पॉलिटिकल तो नहीं, पॉलिटिकल विचारधारा वाला तब ये हुआ था। इमरजेंसी में क्या नहीं हुआ था, अखबारों में हर अखबार में एक पीआईबी का दफ्तर खुला हुआ था, एक तरीके से शास्त्री भवन से उसका पेज ओके होता था। कई एडिटोरियल उस समय नवोदय टाइम्स तो छपता नहीं था, पंजाब केसरी तक में, बाकी और अखबारों में खाली छोड़ दिए जाते थे। तो वो सब प्रक्रिया होती थी और लिटरली आपके मुंह ये सिले होते थे, आप सार्वजनिक रूप से कुछ कह नहीं सकते थे। आज जिस तरीके का लोकतंत्र का माहौल है इस देश में, पता है आपको कितने अखबार हैं, कितने चैनल हैं? 400 चैनल, लाख से ज़्यादा अखबार, सोशल मीडिया लाख नहीं
मिलियंस ऑफ मिलियंस में सोशल मीडिया, उसकी अपनी आवाज़, तो आज कोई दबा सकता है आवाज़ आपकी? कोई नहीं दबा सकता। लेकिन ये है कि किसकी आवाज़ ज़्यादा बड़े तरीके से गूंजेगी, ये जरूर मामला होता है। तो अब वहाँ पर लड़ा किसका भारी हो जाएगा? जिसके समर्थक ज़्यादा होंगे, जिसके पास धनशक्ति ज़्यादा होगा, जिसके पास तर्क ज़्यादा होंगे, तो वो होगा। तो ये लड़ाई कुल मिला के बहुमत की लड़ाई हो जाएगी, और जो बड़ा होगा वो बड़ा होके ही निकलता है बस। एक सर, चूंकि माइक बार बार बंद करने की बात आ रही है, लोग भी जानना चाहते हैं, और आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपने खुद देखा होगा कि संसद की कार्रवाई किस तरह से चल रही है। क्या वाकई ऐसा कुछ होता है कि देखो, ऐसा है, विपक्ष ये बोलने को आए और माइक बंद कर दिया जाए? ऐसा है, ये सबके नियम होते हैं और वहाँ बाकायदा सिस्टम है, और ये बहुत वेल डिफाइंड सिस्टम है। जैसे कोई बहस होती है तो बहस में संख्या बल के आधार पर तय होता है। मान लो तय किया गया था 3 घंटे इस पर बहस होगी, और अगर 272 सत्ता पक्ष के पास है 543 में, तो मतलब बिल्कुल बीच का है, तो 50% इनके पास है, 50% उनके पास है, तो 50% टाइम जो है 1.5 घंटा सत्ता पक्ष को मिलेगा और 1.5 घंटा विपक्ष को। लेकिन आज की तारीख में जैसा है, कुल मिला के 350 के आसपास समर्थक इनका हो जाता है, और उनका काफ़ी और कम हो जाता है, तो फिर टाइम उसी हिसाब से 70-30 के हिसाब से बढ़ जाएगा। और उसमें भी ये होगा कि अब क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा दल कांग्रेस, लेकिन उसके 10% भी सीट नहीं है, तो उसको 10% टाइम मिलेगा। सत्ता पक्ष को तो मान लो 50 मिल गया, 50 मिनट मिले तो उसको 5% मिलेगा। बाकी जो दल हैं, तृणमूल कांग्रेस और YSR की पार्टी, इनकी पार्टी, उनकी पार्टी, उन सबको उसी तरीके से 1 मिनट 2 मिनट। कई बार ऐसा होता है जब छोटे छोटे दल होते हैं, वो अपने आप को पूल कर लेते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारी तरफ से मुकेश बोलेंगे, छोटे वाले, हाँ अपना टाइम उनको दे देते हैं, एक आदमी को दे देते हैं, तो वो होता है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि बहस के दौरान जो हैं लोग अध्यक्ष से या पीठासीन अधिकारी से कहते हैं सर लेट मी फिनिश दिस, सर 1 मिनट ख़त्म कर लूँ सर मुझे, क्योंकि उनका क्या होता है, मान लीजिए कांग्रेस को 30 मिनट का टाइम अलॉट हुआ है, 30 मिनट में 3 वक्ता बोलेंगे। कांग्रेस ने कहा 3 वक्ता हमारी तरफ से बोलेंगे, एक राहुल गांधी बोलेंगे, एक खड़गे जी बोलेंगे, और एक और दूसरे जी बोलेंगे। अब राहुल गांधी, मान लो खड़गे जी बहुत उत्साह में आ गए और उन्होंने 30 मिनट में 20 मिनट तो वही ले गए। फिर उसके बाद राहुल गांधी की बारी आई, तो राहुल गांधी को लगा 10 मिनट तो मुझे मिलने चाहिए, 10 मिनट वो, 10 मिनट की जगह 8 ही मिनट ले गए, तो 20 8 28 हो गए, 2 मिनट बचते। तो 2 मिनट में जो तीसरा आदमी है वो चाहे कितना भी वरिष्ठ हो, कितना भी वजनी हो, तो उसको 2 ही मिनट मिलेंगे। तो वो कहता है अरे साहब मुझे 2 ही मिनट मिलना है, तो वो पीठ जो है, जो पीठासीन अधिकारी है, वो कहता है नहीं नहीं आपका तो हो गया टाइम, तो 1 आध मिनट उदार मना में दे देगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं देता। तो ये एक सिस्टम है। तो इसलिए दूसरा, जब प्रश्न प्रहर के दौरान या प्रश्नकाल के दौरान 3 मिनट मिलते हैं उसको बोलने के हिस्से में, और जैसे ही होता खत्म, जब तक अध्यक्ष फिर दूसरे को समय देता है, तो दूसरे जैसे ही समय देता है और वो खड़ा होता है, तो वो जो बोल रहा होता है उसका माइक फिर ऑफ हो जाता है। एंड दिस इज़ वेरी रूटीन प्रोसेस। तीसरी चीज़ ये है कि असंसदीय बात आप नहीं करेंगे, आप सदन में रहने वाले सदस्य के खिलाफ ही कुछ कह सकते हैं। ये नहीं कि XYZ पुराना जो मर गया या जो आने वाला है उसके खिलाफ समर्थन में बात करने लगे, वो नहीं होगा। वो होगा तो अध्यक्ष इशारा करेगा तो बंद हो जाएगा माइक। तो ये एक बहुत साफ सी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, अब क्योंकि राहुल गांधी के भाषणों के कई हिस्सों को पहले निकाला जा चुका है, वो संसद के अध्यक्ष के हिसाब से, लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष के हिसाब से वो सही नहीं था, तो उस पर आपको राहुल गांधी को भी क्षोभ हो रहा है, बार बार गुस्सा आ रहा है कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो इसी को कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ दबाई जा रही। तो आवाज़ कौन सी दबाई जाती है यार? आज तो आलम ये है कि टीवी सामने बैठा रहता है, आप सामने टीवी पे जो मर्जी में आए लाइव होती है सब चीज़ें, सब आप कौन सी आवाज़ दब जाएगी? अब तो दुनिया इतनी खुल गई है कि आप दुनिया की कोई भी शक्ति दबाना चाहे तो नहीं दब सकती है। सर, आप सिस्टम से हो सकता है कि लिखा पढ़ी में आप
होने पाए या ना होने पाए, खासतौर से आप सर लोकसभा जो सब चीज़ें बता रहे हैं, कांग्रेस ने सबसे लंबे समय तक देश पे शासन किया, कांग्रेस को पता है टाइम कैलकुलेशन क्या होती है, उसके बावजूद वो बार बार कह रहे हैं कि हमको बोले नहीं दिया जा रहा, हमारा माइक ऑफ कर दिया जा रहा है। क्या इसके पीछे कोई रणनीति है कांग्रेस की भी? आप जब आपको रिप्रेस्ड बताया जाएगा, आपको दबा हुआ बताया जाएगा, आपको उस क्लास का बताया जाएगा, देखिए हमारे ऊपर तो अत्याचार होगा, तो थोड़ा सोचा जाता है कि थोड़ी सी सहानुभूति हो जाए। ये सहानुभूति का खेल है, वो सहानुभूति के लिए चाह रहे हैं। आज अगर राहुल गांधी कोई भी चीज़ करना चाहें, राहुल गांधी जब चाहें तब प्रेस से बात करते हैं, जब चाहें तब अखबार में, ऐसा ये गलत है बिल्कुल कहना। मैं इस पर तो मानूंगा, कौन से ऐसा दिन हुआ है कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान उसको टेलीविज़न पे नहीं आया है? कौन सा दिन ऐसा हुआ है कि जिसमें राहुल गांधी ने कोई ऐसी, अब रोज़ एक बात कहेंगे तो रोज़ अखबार में नहीं छपेगी या कम छपेगी, लेकिन अगर कोई नई बात कहते हैं, नया आरोप लगाते हैं, तो वो कब नहीं छपा है? अगर गिना जाएगा तो राहुल गांधी की लगभग 5 महीने की यात्रा के दौरान कम से कम नहीं तो 20-25 बार उन्होंने उनकी खबरों को पेज 1 पे जगह मिली है। अच्छा, दूसरा ये भी है ना, आप ये सोचें कि नहीं हमें इनके ऊपर जगह मिलेगी या सत्ता पक्ष के या नेता के से ज़्यादा जगह मिलेगी, तो क्यों मिलेगी? अखबार, मीडिया तो सब दोनों चीज़ों को, जिसकी ज़्यादा औकात है, बड़ी जो है। अब फिल्मों में है तो मतलब मैं अजीबोगरीब उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन आप मान लो उसको। एक तरफ सलमान खान या शाहरुख खान हो या अक्षय कुमार हो, और दूसरी तरफ बडिंग कोई सुशांत सिंह राजपूत जो बेचारा चला गया, उसके लेके कोई खबर हो, तो कौन सी खबर पे जगह पाएगी? जाहिर सी बात है, सलमान खान और ये सब ये खबरें बड़ी होंगी। तो वो जो प्रतिष्ठित है, जिसकी ज़्यादा फॉलोइंग है, उसको थोड़ी ज़्यादा जगह मिलती है। तो ये नहीं मैं मान सकता कि कोई आवाज़ दबाई जा रही है। आवाज़ तो आप उठाने का दम चाहिए, लेकिन वो आवाज़ उठाने का काम मीडिया का ही नहीं है। तुम्हारा ही आवाज़ है ना, तो तुम उठाओ ना। मीडिया उसको ना कवर करे तो बताओ आप उसको। एक सवाल और, बस आखिरी सवाल। जेपीसी की मांग पर विपक्ष लगातार लड़ा हुआ और अडानी मामले को लेकर ये छोड़ नहीं रहे हैं। क्या आपको लगता है सरकार के सामने भी कोई दिक्कत है? सरकार एक तो जेपीसी है क्या, और सरकार इस मामले पर कुछ बोल क्यों नहीं रही? आ बैल मुझे मार है कहावत ना एक, जेपीसी उसी चिड़िया का नाम है। ये सरकार के लिए कहा आपने? और क्या, जेपीसी उसी चिड़िया भी कह देता हूँ मैं, उसमें का नाम है। होता क्या है, एक चिड़िया का मतलब ये नहीं कि वो है, चिड़िया का मतलब ये कि एक वो प्रोसेस रहता है। जेपीसी का जब गठन होगा तो उसमें कौन होगा? विपक्ष के लोग भी होंगे। उसमें उसका एक रेशियो होता है। लोकसभा के 10 होंगे तो राज्यसभा के 5 होंगे। उसमें अध्यक्ष उसका जो है सत्ता पक्ष का ही होता है। जेपीसी की जब डिमांड होती किसी सब्जेक्ट को लेकर, अभी तक अधिकृत रूप से, वैसे तो ज़्यादा, लेकिन बड़ी चीज़ों में 9 मामलों पर हुई है, बोफर से लेकर के, और अंत में अभी जब एनआरसी जो कि अभी होल्ड पे कर ली गई, उस पर चीज़ें चली हैं बैठ कर के। 3 मोदी के दौरान हुई हैं शासन में, और उसके पहले एक अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान, और बाकी पहले पीछे हुए 87 से लेके अब तक जी। कोई भी सरकार नहीं चाहती जेपीसी का गठन किसी चीज़ों पे किया जाए। होता क्या है, जेपीसी जब बन जाती है तो जेपीसी को हक होता है, बहुत बड़े हक हैं उसको। वो कहीं से भी सूत्रों को बुला सकती है, कहीं से भी पार्टीज़ को बुला सकती है, कहीं से भी विशेषज्ञों को बुला सकती है, उनसे राय ले सकती है, इधर उधर जाकर के उनसे बातचीत कर सकती है। तो जेपीसी जब वो बुलाएगी तो उसका जो नेता होगा, जो या उससे जुड़े जो लोग होंगे, जो विपक्ष वाले लोग हों, विपक्ष की तरीके से, भाई अगर सरकार कोई भी जेपीसी होगी गठित तो उस सरकार के खिलाफ होगी, लेकिन उसका जेपीसी की कमेटी का नेता तो सरकार का ही होगा ना। तो जेपीसी के खिलाफ में जब होगी तो वो जो आप मेंबर हुए, तो मुकेश तो ये कहेंगे देखिए हिंडनबर्ग ने, अब हिंडनबर्ग ने क्यों किया, कैसे किया? अगर हिंडनबर्ग अमेरिका में बैठा हुआ है तो भैया वो इतने बैंक वहाँ जब नष्ट हो रहे हैं, उनको तो साहब आप हरी झंडी बढ़िया बढ़िया दे रहे हो। लेकिन अडानी के शेयरों को लेकर के आप बात कर, हो सकता है अडानी के मामले में कुछ हो, नहीं हो, मैं नहीं कहता, लेकिन आप
दुनिया जानती है कि आप शॉर्ट सेलिंग के धंधे में भी लिप्त हो, आपके इंटरेस्ट तो है ही ना आपके, ये तो साफ है कि आपके इंटरेस्ट है इसको कहने में। फायदा चाहते हो आप इस तरह की आपका हिंडनबर्ग के खिलाफ आपने कोई एक ऐसी कंपनी चुनी जो कमज़ोर कहीं से आपको नज़र आती है और उससे आप शॉर्ट सेलिंग के धंधे में आकर के अपना फ़ायदा आप करो, ये सब दुनिया जान रही ना। तो ये अमेरिका में ही क्यों हो रहा? अब उसके ये भी कहने वाले तपश कहता है ये साहब, या अमेरिकन लोग या जो भारत बड़ी शक्ति बनने जा रहा है उसके खिलाफ ये करने जा रहे हैं, तरह चीज़ें हो रही हैं। तो जेपीसी में कोई भी चीज़ आएगी तो फिर मुकेश जा कर के अगर मेंबर हैं उसके तो रोज़ उसकी पब्लिसिटी करेंगे, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, धमाका हो गया, प्रेस के सामने आएगी। तो आबैल मुझे मार क्यों 3 महीने 6 महीने और साल भर हम चलाएंगे? मान लो उसके पहले समिति का 3 महीने के लिए समय बनाया गया, उसने कहा फिर नहीं अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी चल रही है, 6 महीने हो गया। तो हर 6 महीने कोई ना कोई XYZ एक सबूत लेकर के, तथाकथित सबूत लेकर के आ जाएगा। जब तथाकथित सबूत लेकर के आ जाएगा तो फिर खबर बनेगी। तो कोई सरकार नहीं चाहती अपने खिलाफ में चीज़ें हों और इसलिए जेपीसी से बचने की कोशिश करती है। और आज तक जेपीसी की पूरी तरह से रिपोर्ट कभी स्वीकार हुई नहीं है, ये भी सच है। कुछ उसकी रिकमेंडेशन कुछ स्वीकारी गई जिसका फ़ायदा भी हुआ, जैसे 2G का जब हुआ तो उसके बाद में इतने करेक्शन कर दिए गए कि उस तरीके का स्कैम टेलीकॉम नहीं हुआ। शेयर मार्केट में जब हुआ हर्षद मेहता और केतन बारिक के टाइम पे, तो उसमें जब बनी तो उसके बाद से इतने सारे रेगुलेटरीज हो गई कि अमेरिका का जो सेबी होगा वो बर्बाद, मतलब वो इतनी अकल से काम नहीं कर पाया जितनी ये हमारा भारत का कर रहा है, काम कर रहा है। अभी तभी तो हम बचे हुए हैं। दुनिया के तमाम हमारे जो अर्थव्यवस्था की बर्बादी थे हमारे पास नहीं आई। लेकिन ये भी सही है कि विपक्ष चाहता तो ये है कि हमारी बात बहुत अच्छे सुनी भी जाती, वो ये भी चाहता है कि मीडिया भी उसके साथ, हाँ, या तो ये कहीं कानून में या मीडिया पे हो या मीडिया, और सरकार क्यों चाहेगी कि मीडिया की बात बहुत ज़्यादा मतलब अतिरिक्त रूप से जाए उसके उस पर। वो ये चाहते हैं कि हमारी लड़ाई मीडिया लड़े, सरकार चाहती है कि मीडिया उतनी बड़ी लड़ाई ना लड़े। तो ये एक रस्साकसी सब इलेक्शन का है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने का है। जहाँ सरकार जिस कमज़ोर फ्रंट पे रहती है तो उस पर बात नहीं करना चाहती, कभी भी नहीं करती है। तो आज की बात नहीं है, कभी भी नहीं करती। अब अगर सरकार ईमानदार हो और अगर सरकार सही में अच्छा चाहती हो तो हर उस एपिसोड से कुछ सबक ले सकती, तो लिए तो जा सकते हैं सबक, चाहे वो अडानी का मामला कोई सबक लिया जा सकता है या कोई और मामला हो। लंबी बात है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। संसद में किसी की आवाज़ नहीं दबाई जा रही, सरकार जेसीपी का गठन क्यों नहीं कर रही और आने वाले दिनों में संसद की कार्रवाई किस करवट बैठेगी, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की, समझाया कि सब होता कैसे और क्यों जो विपक्ष बार बार कह रहा है कि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, क्या वाकई विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है, इस मुद्दे पर दर्शकों को समझाया। तो आप समझ सकते हैं कि संसद की कार्रवाई किस तरह से चल रही है और आने वाले दिनों में संसद की कार्रवाई कैसे चलेगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।